आप सभी को नरेंद्र पांडे का नमस्कार। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध अगर कोई है तो वो है लोगों का नैरेटिव बदल देना, जिसके लिए कभी किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद अपनी एक किताब द अल्टीमेट गोल पे लिखते हैं कि असली सत्ता बंदूक के नली से नहीं निकलती, असली सत्ता उनके हाथ में होती है जो नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। यह बात महज भारत के लिए ही नहीं है, अपितु तो पूरे विश्व के लिए है। आज जो समूचे विश्व में जो युद्ध चल रहा है वह हथियारों का नहीं, नैरेटिव का युद्ध है। अब अपने भारत देश की अगर बात करें तो 1947 के बाद से ही एक इकोसिस्टम बनाया गया है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोध में खड़ा रहता है, जिसे आप कई फिल्मों, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं एवं कुछ साहित्य सामग्रियों में भी देख सकते हैं और देखते आ रहे हैं। एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल। इसमें एक डायलॉग था, सरकार भले ही उनकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। वर्तमान में यदि आप सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली वेब सीरीज हो, फिल्में हो या राजनीति अथवा कथित गैर राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हो, इन सबको अगर आप समझे तो नैरेटिव बनाने का यह खेल आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। गैर राजनीतिक आंदोलन से ना एक बात याद आ गई, वो खिलाड़ियों का आंदोलन। साल 2023 की शुरुआत 18 जनवरी की बात थी, जब विनेश फोगट और बजरंग पूनिया समेत 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं तो पूरा देश इनके साथ उठ खड़ा होता है। उस समय इन्होंने यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उस समय केंद्र सरकार में खेल मंत्री थे अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए खिलाड़ियों को मिलने बुलाकर समझाया और एक समिति का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह निर्दोष पाए गए। पहलवानों ने इन खबरों को नकारते हुए दोबारा अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और किसी की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने समर्थकों को बताया कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि उस समय तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जा चुका था। पहलवानों ने बताया कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और वे लोग सिर्फ खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि देखते ही देखते इसमें खाप नेता, किसान नेता और कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की शिरकत होने लगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं और खाप नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। 29 अप्रैल को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पहलवान प्रदर्शनकारी ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने एक नया पैतरा भी अपनाया। यह पैतरा था अपने मेडल को हरिद्वार में प्रवाहित करने का। बाद में मेडल प्रवाहित नहीं किया, पर यह हल्ला हर जगह हुआ। पहलवान कितने ज्यादा आहत हैं कि वो अपनी कमाई को बहाने जा रहे थे। कई राजनीतिक हस्तियों ने इस पूरे प्रदर्शन की आड़ में अपनी राजनीति खेली। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लाकर सीधे मोदी सरकार से जोड़ दिया गया। तमाम तरह के लांछन लगाए गए, उन पर सवाल उठाए गए, मगर बावजूद इसके केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए, उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने का काम करती रही। याद होगा वो पल भी जब पीटी उषा खुद इनसे मिलने प्रदर्शन स्थल एक बार गई थी। वहां पहलवानों के समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की। पीटी उषा के साथ हुई अभद्रता कोई अकेला मामला नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर इतना राजनीतिकरण कर दिया था कि 2021 की हालात देखने के बावजूद कहा गया कि दिल्ली में सारे ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। इसके अलावा जिस प्रदर्शन को पहलवान प्रदर्शनकारी गैर राजनीतिक बता रहे थे, वहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री को लेकर लंबे समय से लग रही अटकलें 6 सितंबर 2024 को आखिरकार सच साबित हो गई। दोनों पूर्व खिलाड़ियों ने आखिरकार कांग्रेस का हाथ थाम ही लिया। वैसे ये दोनों कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने खेल कैरियर के बाद राजनीति में कदम रखा हो। पहले भी खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करके राजनीति करते रहे हैं, अपना एक दूसरे से विरोध जताते रहे हैं। लेकिन इन दोनों की कांग्रेस में एंट्री पर बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि यौन उत्पीड़न प्रदर्शन के नाम पर 2023 से लेकर अब तक
आगे आगे क्या हुआ ये हर मीडिया में है, और ये सवाल भी है कि क्या यह सब राजनीति के लिए किया जा रहा था। वीरेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर उन सवालों का जवाब भी दे दिया है, लेकिन राजनीति में कैरियर शुरू करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है उसके कारण भविष्य में खेल और खिलाड़ियों की साख पर गंभीर सवाल पैदा हो सकता है। पूनिया और फोगाट के दांव से खिलाड़ियों की साख पर अब बट्टा सा लग रहा है। राजनीति में आना या ना आना खिलाड़ी की अपनी इच्छा होती है। पहले भी तमाम खिलाड़ी राजनीति में आते रहे और भविष्य में भी आएंगे। उनमें से शायद कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बने, या कोई मंत्री, या संभव होता है कि प्रधानमंत्री भी बन जाए। लेकिन इन सब लोगों ने जिस तरह से एक यौन शोषण के मामले को आधार बनाकर अपनी राजनीति खेली है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश में आम जनता इस तरह उठाए गए मुद्दों पर आगे विश्वास कर पाएगी। अगर कल को किसी खिलाड़ी के साथ खेल के क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है, वो सामने आकर के अपनी बात रखता है, तो क्या कोई बिना सबूत के यकीन कर पाएगा कि यह कोई राजनीति नहीं थी। लोग तो उस खिलाड़ी जो वास्तविक में पीड़ित हुआ होगा उस पर भी शक की निगाहों से अब देखना शुरू कर देंगे, उसमें राजनीति खोजेंगे, उस पर सवाल उठाना प्रारंभ कर देंगे। बात मैं नैरेटिव गढ़ने की कर रहा हूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी होनी चाहिए। बात उस वेब सीरीज की भी होना चाहिए जिसका नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक, जिसमें चर्चा हो रही है कि मुस्लिमों के नाम के प्रति सॉफ्ट रवैये की। हालांकि फिल्म का उद्देश्य तो कला के प्रदर्शन और मनोरंजन का होता है। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का उद्देश्य होता है उस समय की घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा यथार्थ बनाना। लेकिन सवाल इस फिल्म को लेकर यह उठ रहा है, उन 5 मुस्लिम हाईजैकर्स की फिल्म निर्माता और निर्देशक ने आइडेंटिटी क्यों छुपाई। पूरी फिल्म में केवल उनके कोड नेम को ही उपयोग क्यों किया गया। जब भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निर्माता निर्देशक को बुलाया तो फिल्मकार ने एक डिस्क्लेमर्स लगा दिया है जिसमें उन हाईजैकर्स के असली नाम अब दिखाए जाएंगे। अब आप ही बताओ, इस डिस्क्लेमर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। कितने लोग हैं जो इस डिस्क्लेमर को देखेंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि नाम को लेकर जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है मित्र, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की असली उद्देश्य को आप समझने की कोशिश करिए। इस फिल्म में हमारे एक सेक्युलर एडवाइजर हैं जिनको IB का बेस्ट फील्ड ऑफिसर माना जाता है, दुनिया भर में उनका लोहा माना जाता है। उन्हें इस फिल्म में एक जोकर की तरह दिखाया गया है, यानी कि भारत को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। इससे भी ज्यादा यह बताने की कोशिश की गई है कि इस घटना में ISI का कोई हाथ नहीं है। इससे तो लगता है कि यह फिल्म शायद ISI को क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई है। ऐसा लगता है कि इसे पाकिस्तान के समर्थन में बनाई गई है। अब इस फिल्म के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले पर आप जरा गौर करके देखिए, मेरी नैरेटिव वाली बातें आपको समझ में आ जाएगी। इस फिल्म के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो कदम उठाया है ना, वो भी मुझे कमजोरी भरा ही लगता है। संदेश जा रहा है कि हम इस नैरेटिव से लड़ने में सक्षम नहीं है। शायद खिलाड़ियों के आंदोलन, किसान आंदोलन आदि के राजनीतिक उपयोग को देखकर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिन बड़े चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। लगातार इस बात की कोशिश होगी कि किस तरह झूठ का महिमा मंडन किया जाए और सत्य को शर्मिंदा किया जाए। जरूरत राजनीतिक लाभ नुकसान से ऊपर उठकर कड़े फैसले लेने की है। सवाल यह है कि यह जोखिम उठाएगा कौन। प्रश्न गंभीर है, विचार कर अपना जवाब दीजिएगा। मिलूंगा अगले अंक पे, तब तक के लिए नमस्कार।